हम लोग आज पढ़ने वाले हैं क्लास 7 का साइंस बुक का चैप्टर 9 जिसका नाम है मिट्टी। मिट्टी यानी कि मृदा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। अगर आप लोग कभी नदी के किनारे गए होंगे तो आप लोगों ने देखा होगा और ये बात को नोटिस भी किया होगा कि वहाँ पर बालू और मिट्टी के महीन कण काफ़ी मात्रा में होती है। तब यहाँ पे बात ये निकलता है कि आखिर वहाँ पर बालू और मिट्टी के वो महीन कण कहाँ से आते हैं, आते कहाँ से हैं। ठीक है, तो बिरस्मनी मतलब मान लीजिए कि ये कोई दो स्टूडेंट हैं, ठीक है, जो यही बात को सोचकर टेंशन में आ चुके हैं कि नदी में बालू और मिट्टी के महीन कण कहाँ से आते हैं। तो वे लोग क्या करते हैं कि अपनी अध्यापिका से यानी कि अपनी शिक्षिका से पूछते हैं। तो वो उन लोग को समझाती है कि पहाड़ों से बहती हुई जो नदियाँ आती है उनमें काफ़ी मात्रा में जल होती है यानी कि पानी, और वही पानी यानी कि जल चट्टानों से टकराते हुए आगे बढ़ती रहती है, जिनसे क्या होता है कि काफ़ी सारे मतलब कि कई चट्टान टूट जाते हैं और टूटने के बाद वो फिर आपस में टकराते हुए आगे बढ़ते रहते हैं और आपस में टकराते हुए वो बजरी का रूप लेते हैं। बजरी कहने का मतलब है मोटे मोटे कण, ठीक है, और वही फिर आपस में टकराते टकराते महीन बालू बन जाते हैं और फिर मिट्टी में परिवर्तित हो जाते हैं। ठीक है, यानी कि मिट्टी में बदल जाते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग देखते हैं कि मिट्टी का बनना यानी कि मिट्टी कैसे बनती है। ठीक है, अगर मान लीजिए कि ये हमारी पृथ्वी है, ठीक है, ये हमारी पृथ्वी है और ये जो इसका ऊपरी परत है यानी कि ऊपर वाला जो परत है पृथ्वी का, वो काफ़ी कठोर कठोर चट्टानों से मिलकर बना होता है। ठीक है, और फिर तेज़ धूप होने के कारण और अधिक तापमान के कारण यही जो चट्टानें होती हैं वो टूटकर महीन कणों के रूप में बदल जाते हैं। ठीक है, यानी कि जो कठोर चट्टानें होती हैं वो अधिक तापमान के कारण, धूप के कारण टूट टूट कर महीन कण बन जाते हैं और वही महीन कण फिर मिट्टी और पानी के द्वारा यहाँ वहाँ हर जगह फैल जाते हैं। ठीक है, और फैलने के बाद फिर क्या होता है कि लाइकेन जैसे जीव, लाइकेन एक प्रकार का जीव है और इनके जैसा बाकी जीव जो होते हैं वो चट्टानों की दरारों से उनके अंदर चले जाते हैं, गहराई में चले जाते हैं और फिर उनके शरीर से एक प्रकार का रस निकलता है यानी कि एंजाइम निकलते रहता है उन लोगों के शरीर से, जो चट्टानों को धीरे धीरे महीन कणों के रूप में और ज़्यादा बदल देते हैं। यही कण फिर बाद में मिट्टी का रूप ले लेते हैं। ठीक है, और आप लोगों ने अपने घर के आसपास भी देखा होगा कि ज़मीन के अंदर से यानी कि मिट्टी के अंदर से बहुत मात्रा में चींटियाँ कभी बाहर आती हैं तो कभी अंदर जाती है। और फिर आप लोगों ने अगर किसी बीज के सहायता से कोई पेड़ पौधा लगाया होगा तो आप लोगों ने देखा होगा कि बीज जब हम लोग ज़मीन में डाल देते हैं तो वो ज़मीन के अंदर से बाहर की ओर अंकुरित होकर निकलता है। अब यहाँ पे बात ये निकलता है कि क्या मृदा के अंदर और भी जीव जंतु होते हैं, रहते हैं? हाँ, बिल्कुल रहते हैं। अब यहाँ पे एक छोटा सा क्रियाकलाप के द्वारा समझने का प्रयास करेंगे कि होते हैं या नहीं। जैसे कि अगर आप लोग बगीचे का मिट्टी लेंगे, ठीक है, अगर आप लोग बगीचे का मिट्टी लेंगे, मृदा लेंगे, तो वहाँ पे आप लोग को घास वगैरह देखने को मिल जाएगा और उसी घास में हो सके तो घास में या फिर घास की मिट्टी में आप लोगों को चींटी देखने को मिल सकता है। ठीक है, और अगर आप लोग सड़क के किनारे का कोई मिट्टी लेते हैं तो वहाँ भी आप लोगों को घास देखने को मिल सकता है या फिर बाकी झाड़ी वगैरह जो होती है, जैसे कि नॉर्मल झाड़ी हो गया, फिर फूल वाला झाड़ी हो गया, ये सब आप लोगों को देखने को मिल सकता है। वहाँ पे आप लोग चींटी भी देखने को मिल सकता है और चींटी के अलावा भी कई छोटे छोटे होते हैं बहुत सारे कीड़े मकोड़े जो आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। ठीक है, आप लोग आगे बढ़ते हैं। आगे लोग देखते हैं कि बताया जा रहा है कि प्लास्टिक जो होता है और पॉलीथीन, इन लोग से जो थैलियाँ बनता है, ये सब क्या करता है, मिट्टी को काफ़ी प्रदूषित करती है। देखिए, हर प्रकार की मिट्टी में एक खास गुण होता है। ठीक है, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि मिट्टी जितनी अच्छी होगी उतनी अच्छी फसल उगेगा। ठीक है, यानी कि मिट्टी में भी गुण होते हैं। तो प्लास्टिक और पॉलीथीन का सामान जो हम लोग जहाँ तहाँ फेंक देते हैं तो उनसे क्या होता है कि मिट्टी प्रदूषित हो जाती है और इनसे क्या होता है कि मिट्टी में जो बाकी जीव रहते हैं उन लोगों को भी हानि पहुंचती है। इसलिए प्लास्टिक का सामान हो गया, पॉलीथीन की थैली हो गया, ये सब के उपयोग पर प्रतिबंध लगाया जा रहा है। ठीक है, और फिर किसान लोग जो उर्वरक का इस्तेमाल करते हैं और कीटनाशक का जो इस्तेमाल करते हैं, कीटनाशक कहने का मतलब है कि किसान लोग जो छोटे छोटे कीड़े मकोड़ों को मारने के लिए जो दवाई का उपयोग करते हैं, छिड़काव करते हैं, उसे हम लोग कीटनाशी कहते हैं। ठीक है, तो इन लोग के उपयोग से क्या होता है, और फिर अपशिष्ट पदार्थ के भी उपयोग से कि मृदा को काफ़ी प्रदूषित हो जाता है। ठीक है, इसलिए इन सब चीज़ों का कम से कम उपयोग करना चाहिए हम लोग को। हम लोग अब आके देखते हैं। अब बात यहाँ पे आता है कि मिट्टी के अंदर जो रहने वाले जीव होते हैं, ठीक है, तो वे लोग सांस कहाँ से लेते हैं, उन लोग को वायु कहाँ से मिलती है।
हम लोग को ये तो पता है कि मिट्टी में जल होता है, क्योंकि आप लोगों ने अपने घर के आसपास में कुएं को बनते हुए देखा होगा। उसके लिए गड्ढा होता है, तो गड्ढा करने के बाद एक निश्चित दूरी के बाद मिट्टी के अंदर से जल आने लगता है, यानी कि मिट्टी में तो जल होती है। अब बात है कि वायु के कण यानी कि वायु मिट्टी में होती है या नहीं। तो इसको समझने के लिए हम लोग एक छोटा सा क्रियाकलाप को देखेंगे, और इस क्रियाकलाप को करने के लिए कुछ सामान की आवश्यकता पड़ेगी, जैसे कि आप लोगों को एक मिट्टी का ढेला लेना है, ठीक है, मिट्टी का ढेला, ठीक है, और एक कांच का बीकर लीजिए या फिर कांच का गिलास लीजिए, जिसके आर पार काफ़ी आसानी से देखा जा सके, ऐसा गिलास। और फिर उसमें हम लोग क्या करना है कि 3/4 भाग पानी भर लेना है, जल भर लेना। 3/4 भाग कहने का मतलब है, अगर ये मान लेते हैं कि ये गिलास है, गिलास अगर ये है तो आपको इतना पानी भरना है, पूरा गिलास नहीं भरना है, कुछ हिस्सा खाली छोड़ देना है, ठीक है। और फिर अगर ये मान लेते हैं कि हम लोग का ढेला है मिट्टी का, तो इसको इस गिलास में डाल देना है। तो ऐसा करने से क्या दिखेगा आप लोगों को, कुछ इस प्रकार से दिखेगा कि अगर मान लीजिए ये आप लोगों का गिलास था और गिलास में आप लोगों ने मिट्टी का ढेला को डाल दिया है अगर, तो इस गिलास में फिर आप लोगों को नीचे से ऊपर की ओर बुलबुले आते हुए दिखेंगे और बुलबुले बनने लगेंगे। और बुलबुले कैसे बनते हैं, क्यों बनते हैं, क्योंकि मिट्टी के अंदर में वायु के कण होते हैं। तो यही बुलबुले सबूत है कि मिट्टी में वायु के कण होते हैं और वायु में होता है ऑक्सीजन। तो इसी के हेल्प से कीड़े मकोड़े जो मिट्टी के अंदर रहते हैं काफ़ी वक्त के लिए, वे लोग मिट्टी से फंसे हुए जो वायु के कण होते हैं उन्हें उनके द्वारा ऑक्सीजन लेते हैं। और पेड़ पौधे के जो जड़ें भी होती है वो भी मिट्टी के अंदर से इसी प्रकार से वायु से ऑक्सीजन प्राप्त करते हैं, ठीक है। और हम लोग ये भी जान चुके हैं अब कि पवन यानी कि हवा, वर्षा और जलवायु क्रिया से सेल कहने का मतलब है चट्टान को हम लोग सेल भी कहते हैं, ठीक है। तो ये सब टूट कर मिट्टी का निर्माण करते हैं और इसी प्रक्रिया को हम लोग अपक्षय कहते हैं, ठीक है। यानी कि इसी प्रक्रिया को हम लोग अपक्षय कहते हैं, मतलब कि हवा, वर्षा और फिर हवा हो गया, वर्षा हो गया और फिर जलवायु क्रिया जो है, ये सब के कारण जो चट्टानें टूट कर मिट्टी का निर्माण करती है, तो इस प्रक्रिया को हम लोग अपक्षय कहते हैं, ठीक है। हम लोग आगे देखते हैं। आगे हम लोग बताया जा रहा है कि मृदा का निर्माण यानी कि मिट्टी का बनने के लिए क्या क्या जरूरी होता है। तो पहला तो तापमान में परिवर्तन होना चाहिए, यानी कि तापमान जो अधिक बढ़ते जाता है उससे, और फिर कोहरा होना चाहिए, और फिर वायु और जल, और फिर जैव पदार्थ कहने का मतलब है कि जैसे कि पेड़ पौधे का जो अवशेष होता है वो हो गया, और फिर जो छोटे मोटे कीड़े मकोड़े या फिर बड़े बड़े जीव जंतु के जो अवशेष वगैरह होते हैं या फिर जीव जंतु, ये सब आपका जैव पदार्थ है, ठीक है। हम लोग अब मिट्टी के विभिन्न परतों के बारे में जानेंगे, और इसे जानने से पहले हम लोग को एक क्रियाकलाप करना होगा, जिसके लिए हम लोगों को चाहिए थोड़ी सी मिट्टी, और मिट्टी के ढेलों को तोड़ कर उसका चूर्ण बना लेना है, ठीक है। उसके बाद फिर आप लोगों को एक कांच का गिलास लेना है, जिसमें 3/4 भाग पानी भरना है। यानी कि अगर ये आप लोगों का मान लीजिए गिलास है, तो इसमें आप लोगों को यहाँ तक पानी भर लेना है, ठीक है। और इसी गिलास में फिर आप लोगों को मिट्टी का जो आप लोगों ने चूर्ण बनाया था उसे डाल देना है, और उसे चम्मच से अच्छी तरह से मिलाकर छोड़ देना है। और जब वह शांत हो जाएगा, स्थिर हो जाएगा, तब आप लोगों को कुछ इस प्रकार से गिलास में मिट्टी की परत दिखेगी, यानी कि पानी में दिखेगी। इस प्रकार से रंगीन तो नहीं दिखेगी, लेकिन मिट्टी मिट्टी टाइप से कुछ आप लोग को देखने को मिलेगा, जिसमें सबसे ऊपर पानी के ऊपर में कुछ छपिलता हुआ तैरता हुआ आप लोगों को दिखेगा, जिसे ह्यूमस कहते हैं। ह्यूमस का मतलब होता है सड़े गले जैव पदार्थ। अब सड़े गले जैव पदार्थ का मतलब है कि जैसे कि पेड़ पौधे का जो पत्तियां होती है, जैसे कि वो ज़मीन पर गिर कर सड़ जाती है, गल जाती है, वो मिट्टी में मिल जाते हैं। और जैसे कि जीव जंतु या फिर छोटे मोटे कीड़े मकोड़े जो होते हैं, तो सभी के जो अवशेष रहते हैं वो मिट्टी में मिल जाते हैं। तो मिट्टी में मिले हुए सड़े गले जैव पदार्थ को हम लोग ह्यूमस कहते हैं। तो वो आप लोगों को पानी के ऊपर तैरता हुआ, छपीलता हुआ थोड़ा मोड़ा दिख जाएगा। और उसके नीचे आप लोगों को पानी होती है, और पानी के नीचे काफ़ी महीन महीन छोटे छोटे होते हैं कण, जिसे मृत्तिका कहते हैं। और उसके नीचे फिर आप लोगों को बालू के कण देखने को मिलेंगे, और उसके नीचे आप लोगों को थोड़े मोटे मोटे कण देखने को मिलेंगे, जिसे बजरी कहते हैं, ठीक है। और इसी चीज़ को यहाँ पर बताया गया है कि सबसे ऊपर वाला जो आप लोगों को दिखेगा ग्लास में परत, उसे
ह्यूमस कहते हैं क्योंकि उसमें सड़े गले जैव पदार्थ होते हैं। और उसके नीचे का जो आप लोगों को महीन महीन वाली कंद दिखेगी, मिट्टी नजर आएगी, उसे मृण्मय मृत्तिका कहते हैं, यानी कि ये वाला हिस्सा मृण्मय मृत्तिका। और इसके नीचे फिर आप लोगों को महीन महीन कण दिखेंगे, बालू के कण। और उसके नीचे आप लोगों को थोड़े मोटे मोटे कण देखने को मिलेंगे, जिसे बजरी कहते हैं, यानी कि ये वाला हिस्सा सबसे नीचे वाला। हम लोग अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि मिट्टी का प्रकृति उन चट्टानों पर निर्भर करती है जिनसे उनका निर्माण हुआ होता है, और फिर उन वनस्पतियों पर भी निर्भर करती है। वनस्पति यानी कि पेड़ पौधे जो उन मिट्टी में उगते हैं। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो आगे हम लोग को देखने को मिलता है मृदा परिच्छेदिका। मृदा परिच्छेदिका कहने का मतलब है कि अगर ये मान लेते हैं कि कोई भूमि है या कोई ज़मीन है मान लीजिए, ठीक है, और इसके नीचे गड्ढा किया गया हो, तो ऊपर से नीचे तक के इस वर्टिकल कट, यानी कि ऊपर से नीचे तक के ये जो आपका ऊर्ध्वाधर है, इस प्रकार से जो गड्ढा किया जाता है, जो कट किया जाता है मिट्टी में, तो उसे हम लोग कहते हैं मृदा परिच्छेदिका। ठीक है, और इस मृदा परिच्छेदिका में अलग अलग मिट्टी के परत होते हैं, जिन्हें हम लोग संचतर स्थिति कहते हैं। संचतर स्थिति, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों के पास 4 संचतर स्थिति है, तो चारों का अलग अलग नाम है। जैसे कि ये जो आपका पहला वाला मिट्टी का परत हो गया, उसे कहते हैं ए संचतर स्थिति, और दूसरे वाले को बी संचतर स्थिति, और तीसरे वाले को सी संचतर स्थिति, और चौथे वाले को डी आधार सेल कहते हैं। ठीक है, अब हम लोग जानेंगे कि ए संचतर स्थिति में आखिर क्या होता है। तो ए संचतर स्थिति को शीर्ष मृदा भी कहते हैं, और इस वाले परत में ह्यूमस की मात्रा अधिक होती है। ह्यूमस मतलब कि सड़े गले जैव पदार्थ। ठीक है, इसे हम लोग पहले भी समझ चुके हैं कि ह्यूमस क्या होता है। तो इस वाले लेयर में, यानी कि इस वाले पहले वाले परत में ह्यूमस की मात्रा अधिक होती है, और खनिज भी यहाँ पर काफ़ी मात्रा में होती है। ठीक है, और दूसरा वाला जो मिट्टी का परत है, ये वाला ऊपर वाले शीर्ष मृदा से थोड़े से कठोर होते हैं, और यहाँ पर भी ह्यूमस होती है, लेकिन ह्यूमस की मात्रा कम होते हैं यहाँ पर, और खनिज की मात्रा अधिक होती है, और इसे हम लोग उपमृदा भी कहते हैं। दूसरे वाले परत को उपमृदा कहते हैं। और तीसरे वाले जो परत है, ये वाला तीसरा परत, इसे अपक्षयित सेल कहते हैं, क्योंकि ये वाला काफ़ी कठोर होता है। मतलब ये वाला यहाँ पर पत्थर यहाँ पर ढेलों के जैसा होती है। ठीक है, और फिर सबसे नीचे वाला जो आपका है, ये आपका आधार सेल है। यहाँ पर चट्टानें होती है जिनसे मिट्टी बनते हैं। तो ये जो चट्टानें हैं, इन्हें फावड़े से गड्ढा कर पाना, खोद पाना काफ़ी मुश्किल होता है। ठीक है, तो ये आपका हो गया मृदा परिच्छेदिका। और फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब आगे यहाँ पे हम लोग को वही बात बताया गया जो हम लोगों ने अभी देखा, कि सबसे ऊपर वाले मिट्टी की जो परत होती है उसे हम लोग कहते हैं शीर्ष मृदा और ए संचतर स्थिति। फिर उसके नीचे वाले जो परत था उसे हम लोग कहते हैं बी संचतर स्थिति, और उपमृदा भी उसे कहते हैं। और तीसरी वाली जो परत थी उसे सी संचतर स्थिति कहते हैं, और चौथे वाले को डी आधार सेल कहते हैं। और एक बार फिर से आप लोग ध्यान में रखिएगा कि सबसे ऊपर वाला जो होता है परत मिट्टी का, ये वाला हिस्सा, इसमें क्या होता है कि काफ़ी मात्रा में ह्यूमस होती है। ह्यूमस बहुत अधिक मात्रा में यहाँ पे होती है, जिनसे क्या हेल्प मिलता है कि पेड़ जो होते हैं, पौधे जो होते हैं, खास करके उन्हें पोषक तत्व यहीं से मिल जाता है, उनका पोषण यहीं से होता है। और बी वाले संचतर स्थिति में, यानी कि उपमृदा में, ह्यूमस की मात्रा कम होती है लेकिन खनिज अधिक होता है। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो आगे हम लोगों को देखने को मिलता है कि मिट्टी के जो कण होते हैं उसके साइज के आधार पर मिट्टी को बांटा गया है। मतलब कि अलग अलग प्रकार के मिट्टी को बांटा गया है। जैसे कि अगर मिट्टी में बड़े वाले जो कण होते हैं उसका अनुपात अधिक है, यानी कि अगर मिट्टी में बड़े वाले कण अधिक मात्रा में है तो उसे हम लोग बलुई मिट्टी कहते हैं, यानी कि बलुई मृदा। और अगर मृदा में अगर सूक्ष्म कण
का अनुपात अधिक है, यानी कि अगर सूक्ष्म कण उसमें ज़्यादा है तो उसे मृण्मयी मृदा कहते हैं, यानी कि चिकनी मिट्टी कहते हैं। और अगर सूक्ष्म कण और बड़े कण दोनों बराबर मात्रा में है तो उसे दुमटी मिट्टी कहते हैं। ठीक है, तब हम लोग आगे देखते हैं इसका उदाहरण। जैसे कि ये जो आपका फिगर दिख रहा है, ये आपका फिगर बलुई मृदा का उदाहरण है। इसमें क्या है कि बड़े वाले जो कण होते हैं वो ज़्यादा मात्रा में होते हैं। अब आप लोग को ये वाला जो फिगर दिख रहा है, ये वाला फिगर आप लोगों का हो गया मृण्मयी मृदा का उदाहरण हो गया। मृण्मयी मृदा यानी कि जिसमें महीन महीन जो मिट्टी के कण होते हैं वो अधिक होते हैं। ठीक है, अब आगे हम देखते हैं एक और फिगर। ये आपका दुमटी मिट्टी का फिगर है। दुमटी मिट्टी यानी कि इसमें सूक्ष्म कण और बड़े बड़े कण दोनों बराबर मात्रा में उपस्थित हैं, इसे दुमटी मिट्टी कहते हैं। ठीक है, अब लोग आगे बढ़ते हैं। हम लोग आगे देखते हैं मृदा के गुण। तो मृदा के बहुत सारे गुण होते हैं, जैसे कि मृदा यानी कि मिट्टी जल को सोख लेता है। तो इसको समझने के लिए हम लोग देखेंगे कि अगर आप लोगों के घर में या फिर आसपास अगर जो फर्श है ज़मीन, वहाँ पे अगर टाइल्स वगैरह लगा हुआ या फिर सीमेंटेड अगर किया गया है तो वहाँ पर पानी नहीं सोख पाता है। अगर फर्श पर अगर पानी गिर जाए या आप लोग पानी डाल के देखेंगे तो फर्श उसे सोख नहीं पाएगा, अवशोषित नहीं कर पाएगा। लेकिन अगर ऐसा ज़मीन या फिर ऐसा फर्श जहाँ पर सीमेंटेड या फिर टाइल्स वगैरह नहीं लगा हुआ, वहाँ पर मिट्टी डालेंगे, पानी अगर डालेंगे तो वहाँ पर उसे पानी को अवशोषित कर लिया जाएगा मिट्टी के द्वारा, यानी कि मिट्टी पानी को अवशोषित कर लेते हैं। हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम लोग अब देखेंगे मृदा में नमी। मृदा में नमी यानी कहने का मतलब है कि मृदा में तो जल उपस्थित होते हैं, ये तो आप लोगों को पहले से मालूम है। लेकिन अगर आप लोग गर्मी के टाइम में दोपहर में अगर आप लोग किसी खेत या मैदान से होकर गुजरते होंगे तो आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि ज़मीन के ऊपर की जो हवा होती है वह स्वतः कंपित होती हुई लगती है, यानी कि कंपन आप लोग को महसूस होता होगा। ऐसा क्यों होता है, तो इसको समझने के लिए हम लोग आगे देखते हैं। और आगे हम लोग को एक छोटा सा क्रियाकलाप देखने को मिलता है, जिसमें से आप लोगों को एक शीशे का जार लेना है इस प्रकार से, और उसका आधा भाग में आप लोगों को मिट्टी भर देना है इस तरह से। और फिर इसको अच्छा से बंद करके आप लोगों को सूर्य की रोशनी में रख देना है। और फिर 1 घंटे के बाद जब आप लोग इसके अंदर हाथ डाल के दीवार की तरफ देखेंगे इधर साइड में या फिर इधर साइड में, तो आप लोगों को नमी महसूस होगी, गीलापन महसूस होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि वहाँ पर जल की कुछ बूंदें आ जाते हैं, जैसे यहाँ पे फिगर में आप लोग देख सकते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि मिट्टी के अंदर में जल के कण होते हैं और वो सूर्य के प्रकाश के कारण यानी कि तापमान के कारण वाष्पित होकर ऊपर की ओर उठते हैं। लेकिन ये तो पूरा आपका बंद था जार, इसीलिए इसके दीवार में चिपक जाते हैं। इसलिए ठीक ऐसा ही होता है गर्मी के दिनों में भी, जो मृदा में जो जल उपस्थित रहते हैं वो वाष्पित होने लगते हैं, वाष्प बनने लगते हैं, और वही जल वाष्प फिर वायु को सघन बना देते हैं, यानी घना बना देते हैं, जिसके कारण फिर सूर्य के प्रकाश से जो परिवर्तन होता है उसके कारण मृदा के ऊपर की वायु हम लोगों को लगता है कि कंपित हो रही है। अब लोग आगे देखेंगे मृदा जल का अवशोषण, यानी कि क्या ऐसा होता है कि जो सभी प्रकार की मृदा होती है वो एक जैसा जल को अवशोषित करते हैं। इसको समझने के लिए यहाँ पे क्रियाकलाप दिया गया है। क्रियाकलाप लग रहा है काफ़ी सामान चाहिए इसमें और काफ़ी वक्त लगेगा, तो इसको हम डायरेक्ट हम लोग मुद्दे की बात पर देखते हैं इसे कि बलुई मृदा जो होती है, जो बलुई मिट्टी, उसमें जो बड़े बड़े कण होते हैं वो आसानी से जुड़े नहीं रहते हैं, जिसके कारण इन कणों के बीच में काफ़ी रिक्त स्थान रहता है, खाली स्थान रहता है, जिसके कारण यहाँ से वायु यहाँ पर ज़्यादा मात्रा में रहते हैं, बहे रहते हैं, और जिसके कारण जल का निकासी भी आसानी से हो पाता है और यह काफ़ी हल्की भी रहती है। दूसरा हम देखेंगे मृत्तिका, यानी कि मिलने या चिकनी मिट्टी जिसे लोग कहते हैं। तो चिकनी मिट्टी में क्या होता है कि छोटे छोटे जो होते हैं मृदा के कण वो काफ़ी मात्रा में रहते हैं, जिसके कारण इन छोटे कणों के बीच में रिक्त स्थान काफ़ी कम रहता है। काफ़ी कम रहने के कारण ऑक्सीजन यानी कि वायु भी वहाँ पर काफ़ी कम होती है, जिसके कारण वहाँ पर जो सूक्ष्म जल जो रहते हैं वहाँ पर अटक से जाते हैं, यानी कि जो जल के जो कण रहते हैं वहाँ पर अटक जाते हैं, फंस जाते हैं एक तरह से, और इसीलिए यह थोड़े भारी भी रहते हैं। और जो दुमटी मिट्टी जो होती है, दुमटी मिट्टी, इसमें जल धारण की क्षमता अच्छी रहती है। दुमटी मिट्टी में आप लोगों को याद होगा, दुमटी मिट्टी में छोटे छोटे कण और बड़े बड़े कण दोनों बराबर मात्रा में होती है, इसलिए। और इसमें ह्यूमस की मात्रा भी इसमें अच्छी रहती है, और ह्यूमस होने के कारण यह पादपों के लिए
काफ़ी आदर्श मानी जाती है, क्योंकि आप लोगों को पता होगा कि पादप के लिए जो चाहिए वैसे ह्यूमस से मिल जाती है और जल तो होती है इसमें, इसीलिए। अब बलुई मिट्टी जो होती है, बलुई मृदा, ये आप लोगों को समुद्र के तटों पर, रेगिस्तान में और नदियों के किनारे में मिल जाएंगे देखने को, लेकिन नदियों के मुहाने पर आप लोगों को मृणमय मिट्टी यानी कि चिकनी मिट्टी देखने को मिलती है। और दुमटी मिट्टी जो होती है वो पठारी एवं मैदानी क्षेत्रों में पाई जाती है। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं कि वर्षा का जो जल रहता है सो मृदा के द्वारा अवशोषित कर लिए जाते हैं और भूमि के नीचे भूमिगत जल के रूप में संचित रहते हैं, मतलब कि जमा रहते हैं। और वही जल को फिर हम लोग बाद में पेयजल के रूप में यानी कि पीने के लिए उपयोग में लाते हैं, कुओं के द्वारा, चापाकल के द्वारा, ये सब के द्वारा। अब आगे हम लोग देखते हैं, ताकि हम लोग जानने मिलता है कि घड़ा और सुराही होता है। तो उसको बनाने के लिए कुम्हार क्या करते हैं, मिट्टी का उपयोग तो करते हैं और साथ में घोड़े के लीद का भी उपयोग करते हैं, यानी कि घोड़े के लीद को भी मिलाते हैं। घोड़े के लीद कहने का मतलब है घोड़े का मल। ठीक है, और फिर जब ऐसा करने के बाद जब उसे पकाया जाता है मजबूती देने के लिए, तो क्या होता है कि घोड़े की जो लीद रहता है वो जल जाती है, जिसके कारण घड़ा या सुराही में छोटे छोटे छिद्र बन जाते हैं, जिसके कारण जल वाष्पित होते हैं और उसी के कारण जल ठंडा रहता है। अब हम लोग आगे देखते हैं, ताकत मिलता है मृदा और फसलें। मृदा और फसलें कहने का मतलब है कि भारत के अलग अलग जगहों पर अलग अलग प्रकार की मृदा पाई जाती है, जैसे कि कहीं पर मृणमय यानी कि चिकनी मिट्टी, तो कहीं पर बलुई मिट्टी, तो कहीं पर दुमटी मिट्टी पाई जाती है। और फिर जलवायु कारक जैसे कि पवन, वर्षा, ताप, प्रकाश, आर्द्रता, ये सब क्या करते हैं, मिट्टी की संरचना में परिवर्तन लाते हैं, यानी कि मिट्टी पर ये असर करते हैं। और मृदा के जो घटक होते हैं, मृदा के घटक कहने का मतलब है जल, वायु और ह्यूमस, और जलवायु कारक यानी कि पवन, वर्षा, ताप, प्रकाश, आर्द्रता, ये सब से भी फर्क पड़ता है कि किस प्रकार की वनस्पति उसमें उगाया जा सकता है मिट्टी में। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे लोगों को जानने को मिलता है कि अच्छी जल धारण करने की क्षमता होती है मृणमय मिट्टी में, यानी कि मृणमय मिट्टी में आप लोगों को पता है कि छोटे छोटे कण ज़्यादा रहते हैं, तो इससे वो जल के कण को काफ़ी देर तक रोक के रख सकते हैं, जिसके कारण गेहूँ और चने के लिए मृणमय मिट्टी और दोमट मिट्टी दोनों ही उपयुक्त है, ये ज़रूरी है। और फिर मृणमय मिट्टी में ह्यूमस की मात्रा भी अच्छी होती है, इसीलिए। और इसी प्रकार से कपास के लिए क्या होता है, कपास के लिए बलुई दोमट या फिर दोमट मिट्टी काफ़ी अच्छी होती है, क्योंकि इसमें जल की निकासी आसानी से हो जाता है। जल की निकासी आसानी से क्यों होता है, क्योंकि बलुई मिट्टी पर हम लोग को पता होगी कि इसमें बड़े बड़े कण ज़्यादा रहते हैं, इसीलिए। अब आगे हम लोग देखते हैं कि मृदा पर तापमान का क्या प्रभाव पड़ता है। आप लोगों ने महसूस किया होगा कि दिन के मुकाबले रात में तापमान कम रहता है, यानी कि दिन के मुकाबले रात थोड़ी ठंडी होती है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जब सूर्य से जो गर्म किरणें आती हैं पृथ्वी पे, उसे मृदा ऊष्मा को अवशोषित कर लेती है, जिससे धरती गर्म हो जाती है। और लेकिन सायंकाल के बाद यानी कि शाम के बाद मृदा जो अवशोषित ऊष्मा को रखती है उसे तेज़ी से उत्सर्जित करने लगती है, जिसके कारण रात में तापमान घटने लगता है। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यही कारण है कि दिन की अपेक्षा रात थोड़ी ठंडी रहती है। अब हम लोग आगे देखते हैं, तो आगे चैप्टर हम लोग का ख़त्म हो चुका है, लेकिन यहाँ कुछ जानने वाला बात है। जैसे हम लोग जान लेते हैं कि 1 इंच मिट्टी का निर्माण के लिए कम से कम 500 से 1000 साल का वक्त लगता है। यानी आप लोगों को पता है कि मिट्टी का जो लेयर रहता है, यानी कि मिट्टी के जो होते हैं परतें, जैसे कि पहला परत, दूसरा परत, तीसरा परत, चौथा परत, यहाँ पे आपका आधारभूत सेल रहते हैं, चट्टानें, जिसके कारण मिट्टी बनती है। तो मिट्टी का 1 इंच बनने के लिए आप लोगों को कम से कम 500 से 1000 साल का टाइम लगता है, तब जा कर के 1 इंच मिट्टी का निर्माण हो पाता है। यहाँ पे एक और बहुत ज़रूरी बात बताया गया है, जैसे कि मृदा अपरदन क्या है, ये काफ़ी ज़रूरी बात है। जैसे कि पवन यानी कि हवा, जल, बर्फ़ द्वारा मिट्टी के ऊपरी परत का हटना मृदा अपरदन कहलाता है। यानी कि मिट्टी के ऊपर का परत को हटना मृदा अपरदन कहते हैं। ऐसा ज़्यादातर मरुस्थल पे होता है, और फिर बंजर भूमि में ऐसा ज़्यादा देखने को मिलता है कि वहाँ पर मृदा अपरदन ज़्यादा मात्रा में होते हैं। लेकिन
पादप का जो जड़ होता है, जैसे कि पौधों के जो जड़ होते हैं, वो काफ़ी मजबूती से मिट्टी को बांध के रखती है। तो मृदा अपरदन को बचाने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा पौधे को लगा सकते हैं, पेड़ लगा सकते हैं। आप लोगों ने उदाहरण के लिए देखा होगा कि अगर आप लोगों ने कभी किसी झाड़ी वगैरह को, जैसे मान लेते हैं कि अगर झाड़ी है और ये ज़मीन है, यहाँ पे ये लगा हुआ है और ये जड़ है इसका, ये इसका जड़ है। तो आप लोगों ने अगर कभी यहाँ पर पकड़ के अचानक ज़ोर से खींचा होगा तो जड़ के साथ साथ कुछ मिट्टी का हिस्सा भी बाहर आ जाता है, जिससे साबित होता है कि पौधे के जो जड़ रहते हैं वो मिट्टी को काफ़ी टाइट से, काफ़ी जटिल प्रकार से बांध के रखते हैं। तो मृदा का अपरदन रोकने के लिए हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगा सकते हैं, पेड़ लगा सकते हैं, ताकि इसे रोका जा सके।